Hello everyone. In today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2, Introduction of Double Entry Bookkeeping System. And already we have completed with the classification of accounts, where we have seen personal, real and nominal account and rules thereof. So let us revise what we have done in the last lecture. So this is chapter 2, Double Entry Bookkeeping System. Okay. So this was introduced by Luca di Borgo Pacioli in the year 1494. As you can see, he was an Italian merchant, philosopher and mathematician, evolved the present double entry bookkeeping system. So we can say he is the father of modern accounting. Father of modern accounting. Okay. This system was based on the fact that in every business transaction, two or more parties, person, accounts are involved. तो यहाँ पे पूरा फोकस किसके ऊपर है? जो पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन ले लीजिए. फॉर एग्जांपल, यू परचेस्ड सम स्टॉक, आपने कुछ स्टॉक परचेस किया फॉर द सेलिंग पर्पस, है ना. तो सपोज आपका स्टॉक का जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीस है. तो व्हेन यू परचेस दैट स्टॉक, स्टॉक कम्स इन, कैश गोज आउट. स्टॉक आया, कैश गया. गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर सबसे पहली बात, देयर आर मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन है ना. मतलब जब भी ट्रांजेक्शन होगा, एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पर्सन इन द ट्रांजेक्शन. ओके. नंबर 2, यहां पर जो अकाउंट है वो भी 2 इन्वॉल्व होगा. एक तो क्या था, एक जो हमारा स्टॉक है जो आया, दूसरा अकाउंट कौन सा, कैश, कैश गया. ठीक है ना. सॉरी. तो यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होता है तो जो पार्टीज, पर्सन और अकाउंट इन्वॉल्व है वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं. ठीक है. इसी के बेसिस पे पूरा ये सिस्टम डेवलप किया गया. जस्ट लाइक वी कैन सी हियर, one is a seller and another one is buyer. Out of the 2 parties involved, one is considered as receiver of the benefit. एक को क्या बोलते हैं, रिसीवर, दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रोवाइडर. ठीक है. There will be always 2 aspect to a transaction, that is, if something comes in the business, it has to go out from other business. कुछ हमारे बिजनेस में आया है तो वो किसी और के बिजनेस से गया है. तो एक सर्विस रिसीवर है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है. क्लियर? Then we went towards classification. First we have seen personal, second real, and then nominal. Right? First is what? Personal, second real, and then nominal. पर्सनल में क्या देखा हमने? So personal account tells us regarding 3 more sub classification: natural personal, artificial personal, and third one is a representative personal account. नेचुरल पर्सनल अकाउंट में किसको क्लासिफाई करते हैं हम? जिसमें बायोलॉजिकली अगर कोई पर्सन इवॉल्व हुआ है, जस्ट लाइक अस, सो वी आर नेचुरल पर्सन. तो उनका अगर नाम आता है, उनके नाम का अकाउंट है ना. देखो एग्जांपल वहां पर लिख करके दिया है, ऋतिक अकाउंट, शाहरुख अकाउंट, दीपिका, करीना, कैटरीना, अनुष्का, वरुण, प्रियंका, व्हाटएवर. तो जो पर्सनल नाम पे आता है उसे हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सेकेंड थिंग, कुछ कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, इंस्टीट्यूट को, ट्रस्ट को, कॉर्पोरेट एंटिटीज को कानून अपनी नजर में इंसान मानता है, पर्सन मानता है. ठीक है ना. वी कैन से इन द आईज ऑफ लॉ दे आर ट्रीटेड एज पर्सन, बट नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन. व्हाई आर्टिफिशियल पर्सन? बिकॉज वो बनावटी है, वो बायोलॉजिकली उनका जन्म नहीं हुआ है, उनको एस्टेब्लिश किया गया है, वो खुद से काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी क्या खुद से साइन कर सकती है? नहीं. उसके बिहाफ में साइन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर.
उसके बिहाफ में डीलिंग्स कौन करता है? जो भी पर्टिकुलर स्टाफ या मैनेजर्स है वो डीलिंग्स करते हैं। तो यहां पर इसे आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है। तो जब कभी भी नाम आता है किसी कॉरपोरेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का, फर्म का, ट्रस्ट का, है ना, लाइक विप्रो कंपनी इज देयर, इन्फोसिस इज देयर, देन वी हैव Reliance Industries, Atmiya classes, or we can say Agarwal Next Private Tuitions, Rotary Club, Siddhivinayak Trust, these all things. Okay. And third one comes regarding representative personal account. Representative personal account. So what is representative personal account? ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति विशेष को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम कहां लेकर के जाते हैं? representative personal account. Getting it? So representative personal account को हम लास्ट में लेते हैं. Let us first see real account. तो real account generally real account covers all assets. Generally I said, ठीक है? तो इसमें assets से related सारी accounts आ जाते हैं. Example, plant and machinery account, land and building account, furniture account, motor vehicle, equipment. Now what is asset? Chapter number 1 में हमने देखा asset क्या होता है? Property of the business. Business organization की जो property है that is known as asset. ठीक है? Next is nominal account. Which account? Nominal account. अभी nominal account क्या होता है? हम अपने बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं विच इन्वॉल्व एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इट मे गिव्स अस इनकम और गेन। लाइक आपने सेल किया है ना, सेल किया तो क्या जनरेट हुआ? इनकम, बराबर है। आपने किसी से रेंट रिसीव किया, क्या जनरेट हुआ? इनकम। आपने कोई प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट था 80 रुपीज, आपने उसको सेल किया 120 रुपीज में, तो ये जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज का मार्जिन आया ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो उसमें गेन हुआ, ठीक है ना। कुछ ट्रांजैक्शन में जस्ट लाइक हमने कोई रेंट पे किया, कमीशन पे किया, डिस्काउंट अलाउ किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस बियर किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बियर किया, ये एक्सपेंसेस शो करता है। कभी फायर अकर हो गया, हमें लॉस हो गया। कोई पर्टिकुलर असेट हमने कम प्राइस में सेल कर दिया तो लॉस हो गया। तो यहां नॉमिनल अकाउंट में हम शो करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या शो करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। तो उसका एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पर, सैलरी अकाउंट, कैरियज अकाउंट, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग अकाउंट, सेल्स, परचेसेस, कमीशन, टैक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस और वी कैन से इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरीके से सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया। अब आपको समझने वाली बात यह है कि आपका जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, पहले आप सर्च करते हो कि इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एग्जांपल, जस्ट लाइक मैंने एक यहां पर ट्रांजैक्शन लिया कि स्टॉक वर्थ ₹2 लाख परचेस्ड, स्टॉक वर्थ ₹2 लाख परचेस्ड फॉर कैश। तो यहां पर दो तीन चीजें, एक तो स्टॉक है जिसे परचेस किया गया, तो हम उसको परचेसेस अकाउंट बना देंगे। क्या बना देंगे? परचेसेस अकाउंट। और दूसरा है कैश जो हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम ये दो अकाउंट लेंगे, पहला परचेसेस और दूसरा क्या लेंगे? कैश। अब ये जो परचेसेस है ये कहां फिट बैठता है? पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। कहां फिट बैठेगा? क्योंकि परचेस एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। तो हम उसे कहां शिफ्ट करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। और कैश, कैश क्या है? कैश असेट है। कैश असेट है तो असेट के लिए क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो अकाउंट है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको ये चीज बता दूं कि नॉमिनल अकाउंट तो हमने देखा, बट व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? जस्ट लाइक वी हैव सीन सैलरी, कैरियज, ये जो भी एक्सपेंसेस या इनकम है
तो जब तक ये एक्सपेंसेस और इनकम है तब तक ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग हो जाए, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, या ये हो जाए प्रीपेड मतलब ज्यादा पे कर दिया है, ऐसा कोई भी सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वर्कर है उसको हमने सैलरी 3 महीने से नहीं दी, तो क्या बोलेंगे, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये रिप्रेजेंट करता है उस वर्कर को, इजंट इट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए वो सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा, विच वन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो देखिए यहां पर एग्जांपल आपके सामने है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, ये सारे अकाउंट क्या शो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो ये हमने रिवाइज कर लिया क्लासिफिकेशन। अब देख रहे हैं रूल्स। रूल्स को हम नाम देते हैं 3 गोल्डन प्रिंसिपल। ठीक है, तो 3 गोल्डन प्रिंसिपल पर्सनल अकाउंट का क्या है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिपीट विथ मी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन रिपीट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो पर्सनल अकाउंट का यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखो दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹600 टू मिसेस देवसेना ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधारी पे होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट की, तो यहां पर उस पर्सन का नाम याद करना पड़ेगा। तो पर्सन है मिसेस देवसेना, और दूसरा है हमने गुड्स सेल किया, तो एक अकाउंट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। तो 2 अकाउंट हमारे सामने आ जाते हैं, एक है मिसेस देवसेना जो कि पर्सनल अकाउंट है, और सेल्स अकाउंट वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो पर्सनल अकाउंट, इसमें हमने देखा देवसेना, शी इज रिसीवर, और रिसीवर को क्या करना रहता है, हमको डेबिट करना होता है ना। तो मिसेस देवसेना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो इसको कैसे अप्लाई करें, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट चेक इट आउट। चेयर बॉट फॉर कैश, क्या बता दिया, चेयर bought for cash for ₹2000 from Mrs. माहेशमती एंड कंपनी। मेसर्स, मेसर्स जब ये वर्ड आता है मेसर्स, हम ये कंपनी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, कंपनी के लिए, मेसर्स M/S। तो मेसर्स माहेशमती एंड कंपनी। अब इसमें ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमने चेयर परचेस किया, ठीक है ना। अब चेयर परचेस किया है तो चेयर हमारे लिए क्या है, एसेट है ना, हम उसे बोलेंगे फर्नीचर, बराबर है। और इसके लिए हमने पे किया ₹2000, तो कैश गया, तो 2 अकाउंट हमारे सामने आ जाते हैं, वन इज फर्नीचर एंड सेकेंड वन इज कैश। तो फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे डेबिट करो। क्या आया, चेयर आया, तो चेयर को हमने डेबिट किया, और क्या गया, कैश गया, कैश को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये रूल है। इसका एग्जांपल देख रहे हैं, सैलरी पेड टू मिस्टर कटप्पा ₹3000। तो सैलरी हमने पे किया, एक अकाउंट हो जाता है सैलरी और दूसरा अकाउंट हो जाता है कैश। तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो जो रूल बोलता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी क्या हमारे लिए एक्सपेंस है, आंसर इज यस। बिजनेस के लिए सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि बिजनेस को सैलरी पे करना होता है अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। तो आपको लास्ट में मैंने वर्क दिया था, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 मिस्टर कुलकर्नीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुलकर्नीज कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो यहां पे ये कहां जाने वाला है, पर्सनल अकाउंट। फिर है गुड्स अकाउंट। गुड्स क्या है हमारे लिए, गुड्स हमारे लिए
असेट है, असेट है तो क्या होना चाहिए, रियल अकाउंट। सो नेक्स्ट, फ्रेट, फ्रेट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, फ्रेट क्या होता है, फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस समय पर जो ट्रैवलिंग चार्जेस हम पे करते हैं शिपिंग के द्वारा, उसे बोलते हैं फ्रेट। ठीक है, वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स है ना, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें सैलरी नहीं मिलती, उन्हें या तो प्रोडक्ट वाइज पेमेंट मिलता है, या डेली वेजेस मिलता है, या वीकली वेजेस मिलता है ना, उनको हर हफ्ते में पेमेंट करना पड़ता है, तो इसको हम वेजेस बोलते हैं, सैलरी नहीं बोलते, बिकॉज सैलरी मंथली होता है। तो वेजेस से क्या हो गया, वेजेस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस से तो कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, गुडविल, गुडविल क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, गुडविल इज नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू। तो गुडविल हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट है, क्या है, एसेट, और एसेट है तो कहां जाएगा, रियल अकाउंट। ओके, कॉपीराइट, कॉपीराइट भी क्या है हमारे लिए, एसेट है। कॉपीराइट हम तब लेते हैं जब हमने कोई नया चीज डेवलप किया है या कुछ नाम वगैरह रखा है, तो उसका कॉपीराइट लेते हैं ताकि उसे कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। तो ये हमारे लिए एसेट है, तो एसेट कहां जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 8 क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, तो ये आउटस्टैंडिंग है तो कहां जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, अच्छा सिर्फ एक्सपेंसेस अकाउंट होता तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट में ले जाते, लेकिन यहां पर क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो कहां जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नंबर 11, सन्ड्री इनकम। नाउ सन्ड्री इनकम इज व्हाट, सन्ड्री का मतलब होता है कुछ, मतलब छोटे मोटे इनकम को जमा करके सन्ड्री इनकम ऐसा नाम दिया गया है। तो इनकम है तो कहां जाना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल मिला नहीं है, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो कहां जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हाँ, ये आपको समझना है वर्ड्स को, यहां पर सिर्फ इनकम अकाउंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है मिलना बाकी है, और बाकी है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, 13th, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट, एसेट है तो रियल अकाउंट। 15th, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। ओके, 16th वन, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री सैंपल जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, और एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, कुछ एक्सपेंसेस, तो ये भी कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस और इनकम भी हो सकता है, अगर हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए इनकम, और अगर हमने डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस। गेटिंग इट, तो ये जो डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्राइंग, ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग रिप्रेजेंट करता है ओनर को, किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। ठीक है, तो ड्राइंग विल बी पर्सनल अकाउंट। नंबर 20, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या हमारे लिए, एसेट है ना, तो एसेट है तो क्या होगा, रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल करके क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, दे आर इंडिकेटिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट है तो कहां जाना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट है तो कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, ऑफिस में काम आने वाले इक्विपमेंट, तो हमारे लिए एसेट होते हैं, एसेट है तो रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट इज मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है? एसेट। एसेट है तो रियल अकाउंट। 25th कैरिएज आउटवर्ड अकाउंट। कैरिएज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? ये होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। सर लेकिन कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरिंग चार्जेस, मतलब हम जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, है ना, तो उसको कैरियज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने शोरूम से कोई टीवी को सेल करना है। सपोज हम यहाँ घाटकोपर में हैं और कोई व्यक्ति विक्रोली से आता है हमारे यहाँ पर टीवी परचेस करने के लिए। उसने टीवी परचेस किया, हमने सेल किया, लेकिन वो व्यक्ति बोलता है अरे मेरे यहाँ पर फ्री डिलीवरी कर दो। अब उसको डिलीवरी करने के लिए हमको टेम्पो से उसको क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसको हम बोलेंगे कैरियज आउटवर्ड। मतलब सेल्स के समय जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है उसे बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। एक्सपेंस है तो कहां जाना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। देन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। लोन रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, राइट? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर तो अभी खैर आया नहीं। डिपॉजिट विद एमएसईबी अकाउंट, ये डिपॉजिट रखा है तो किसी, अभी देखो एमएसईबी मतलब क्या हो गया? ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में हमने डिपॉजिट रखा है, तो डिपॉजिट क्या होता है? हमारा असेट होता है, और असेट होता है तो फिर कहां जाएगा? रियल अकाउंट। बराबर है? ओके। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, तो कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? तो कैरेज इनवर्ड परचेसेस के ऊपर होता है, ये भी एक्सपेंस है और ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, है ना। तो कैरेज इनवर्ड, परचेस के टाइम पे जो आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, और सेल्स के टाइम पे जो आप पे करते हो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसे कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। दोनों ही केस में वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मूविंग अहेड। 29, लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट। एंड 30th वन इज लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो दिस इज रिवीजन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। ठीक है, मूविंग अहेड टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, तो क्या है इसके इंट्रोडक्शन में? लेट अस चेक। ये पर्सन है लुका डी बार्गो पेसियोली। ठीक है, आप देखेंगे इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर देखो इन्होंने फोकस किस पे किया? रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, दिस सिस्टम ओज इट ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट, और इटालियन मर्चेंट का नाम क्या है? लूका दी बार्गो पेसियोली, राइट। कब दिया था इन्होंने? 10 नवंबर 1494 को। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 10 नवंबर 1494 इज नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. क्या फैक्ट बताया यहाँ पर? There are two aspect of every business transaction. Every business transactions involve two persons or accounts or parties wherein one is the receiver of the benefit and the other is the giver of the benefit. एक receiver है और दूसरा giver है. ठीक है, if something comes into the business, something goes out from the business. कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है. Recording of two aspects of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit is called double entry bookkeeping system. ठीक है, तो यहां पर यही चीज बता दिया गया है
ये जो टू एस्पेक्ट का मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसको जो रिकॉर्ड करते हैं, इसी को डेबिट और क्रेडिट में बाइफरगेट करने के बाद हम इसे बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। गेटिंग इट एवरीवन? According to modern approach, every business transaction is concerned with assets and liability. Every business transaction is concerned with assets and liability, capital and income, है ना? इसमें देखो कितने सारे फैक्टर्स आ गए, asset, liabilities, right, and capital, expenses and income. अच्छा, तो मतलब इसमें कितने चीजों में बाइफर्केशन बोला गया है? asset, liability, capital, expenses and income, मतलब 5 थिंग्स। तो आपका कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट या तो असेट होगा, या तो वो लायबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या एक्सपेंसेस होगा, या इनकम होगा। तो हमको भी इसी कैटेगरीज में उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, व्हेनेवर देयर इज an increase in assets and expenses, it is debit, and decrease in assets and expenses are credited। देखो, अब डेबिट क्रेडिट किसको कहते हैं, बता दिया इसमें। whenever there is an increase in the assets and expenses, अगर आपका असेट बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज इन द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, अगर ये इंक्रीज होता है, किसकी बात करें, असेट और एक्सपेंस की, तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ओके, एंड इफ देयर इज एनी डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस, तो उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और इसी का उल्टा किसके साथ होगा, लायबिलिटी के साथ, बराबर है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा, तो डेबिट करेंगे। ओके, अभी इसके अंदर देखो वेरियस सिस्टम बता दिया गया। इंडियन सिस्टम क्या है, इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस सच एस मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती एटसेट्रा। इट इज कॉल्ड महाजनी देशीनामा सिस्टम। देखो क्या नाम दे दिया गया, महाजनी देशीनामा सिस्टम। इन दिस सिस्टम transactions are recorded or maintained in long book known as बही खाता and KIRD। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, इंडियन सिस्टम में क्या यूज करते थे हम, महाजनी देशीनामा सिस्टम, ठीक है ना। और ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते थे, रिकॉर्डेड और मेंटेन इन द लॉन्ग बुक नोन एज, उस बुक को क्या बोलते थे, बही खाता एंड KIRD। तो बही खाता तो आज की तारीख में भी बहुत जगह यूज किया जाता है, बही खाता, है ना। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो हम इंडियन सिस्टम यूज करते थे, इसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज नहीं होता था। दस इट इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिस्टम साइंटिफिक नहीं होता था, मतलब इतना सिस्टमैटिक नहीं था। एवरीवन टुडे even today this system is used in India for small business organization। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आज की भी तारीख में बही खाते का इस्तेमाल करते हैं, KIRD का इस्तेमाल करते हैं। यस, नाउ इंग्लिश सिस्टम में एक क्या हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वी रिकॉर्ड ओनली कैश बुक, वी रिकॉर्ड ओनली इन कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। हम सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग करते नहीं है। तो ये भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, अनसाइंटिफिक है और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, ठीक है, बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जैसा बिजनेसमैन को चाहिए उस तरीके से वो उसमें चेंज करता है। This system of accounting does not provide accurate information about the financial position of the business and it is suitable for small business। तो छोटे मोटे जो बिजनेस रहते हैं जो खुद से अपना अकाउंटिंग करते हैं, उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक है। क्यों, ये उतना साइंटिफिक नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है। बिजनेसमैन चाहिए वैसा उसको मोल्ड करके लिखता है ना, मतलब कोई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करता नहीं है।
जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हमने देखा है ना, पहले आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अकाउंट का सर्च करते हो, फिर उस अकाउंट को क्लासिफाई करते हो इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उसके बाद उसके ऊपर आप उसका रूल अप्लाई करते हो, रूल अप्लाई करने के बाद वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो देखा जाता है। तो इट इज फिक्स्ड एंड साइंटिफिक। ओके, double entry system is the most scientific method of recording all the business transaction. This is the most scientific method of recording all the business transaction in the books of account. Under this system, double or twofold effect of each transaction is recorded. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का हम टू एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। According to the double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with the equal amount. तो यहाँ पर जितना हमने डेबिट में अमाउंट लिखा है उतना ही अमाउंट हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, बराबर है। तो इसके लिए इसको कैसा बोला जाता है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जितना अमाउंट आप डेबिट में लिखेंगे उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो ये बेसिक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का प्रिंसिपल है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो क्या क्या है देखो। सबसे पहली बात, ड्यूल इफेक्ट हो जाता है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में। उसके बाद पोस्टिंग करते हैं आप लेजर में, लेजर से आप क्या करते हैं, उसका बैलेंस करते हैं उस अकाउंट का। बैलेंस करने के बाद आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में आपका बनता है फाइनल अकाउंट, बराबर है। तो ये 6 स्टेप के अंदर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसी की तरह हमारा चैप्टर्स भी डिजाइन किया गया है ना। अभी देखो हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, बाद में हम कुछ क्या पढ़ेंगे, वाउचर्स, जो रिकॉर्ड्स कीपिंग होता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जर्नल पढ़ेंगे, फिर लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में फाइनल अकाउंट। गेटिंग इट? तो ये स्टेप है। डेफिनेशन क्या बोलता है देखो, जे.आर. बाटली बॉय हमने देखा था, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इट इफेक्ट टू अकाउंट्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन, and if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो पर्टिकुलर अकाउंट जो एक दूसरे के एग्जैक्ट क्या है, अपोजिट है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जितना अमाउंट डेबिट में आता है उतना अमाउंट क्रेडिट में आता है, ठीक है। इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज गिवन राइज टू द टर्म डबल एंट्री। तो इसका टू फोल्ड इफेक्ट होता है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया डबल एंट्री, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है प्रिंसिपल, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 इफेक्ट। तो पहला प्रिंसिपल है कम से कम 2 इफेक्ट होना चाहिए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ठीक है। नंबर 2, इन टू अकाउंट मीन्स वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। एक रिसीवर है तो दूसरा गिवर है, ठीक है ना। तो वन इज रिसीवर एंड अनदर वन इज गिवर ऑफ द बेनिफिट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एक को डेबिट कर रहे हो तो दूसरे को क्रेडिट करना पड़ता है। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये जो हमने सेंटेंस में पढ़ा था, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। हर एक डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होता है, तब जाके तो वो डबल एंट्री होगा, राइट। अच्छा, ऐसा डबल एंट्री सिस्टम करने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ऐसा डबल डबल इफेक्ट पास करके क्या फायदा होने वाला है? तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, वी गेट कंप्लीट रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड मिलता है हमको? कंप्लीट रिकॉर्ड। अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, हमने देखा सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसमें सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे थे। कैश बुक में एंट्री हो रही है और पर्सनल अकाउंट में एंट्री हो रही है।
वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं था, बट ये कैसा रिकॉर्ड है? कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसमें हम सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, उसका जो दोनों एस्पेक्ट है, बेनिफिट रिसीविंग का और बेनिफिट प्रोवाइडिंग का, दोनों को वो रिकॉर्ड करता है। नंबर 2, एक्यूरेसी, एक्यूरेट है। In this system, both aspects are recorded in the books of account, so it gives complete accuracy in accounting work. It also checks arithmetical accuracy. यहाँ पर हमको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी मिलती है। अरिथमेटिक मतलब यहाँ पर टोटलिंग, कास्टिंग भी बराबर होता है। जब आप टोटल लेते हो तो आपका डेबिट क्रेडिट से मैच होना चाहिए ना, दोनों सेम होता है। तो टोटल डेबिट शुड इक्वल टू टोटल क्रेडिट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका टोटल भी चेक हो जाता है कि आपने करेक्ट कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है। ओके, बिजनेस रिजल्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको क्या मिलता है? आपको मालूम पड़ता है कितना एक्सपेंसेस है, कितना लॉसेस है, इनकम एंड गेन है, लायबिलिटी है, एसेट है, डेटर, क्रेडिटर, all these transactions are recorded. Therefore, it helps to find out accurate business results of particular accounting period. Particular accounting period का accurate business result आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो at the end of the period easily you can know कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। पॉइंट नंबर 4, कॉमन एक्सेप्टेंस। कॉमन एक्सेप्टेंस मतलब अब ये इतना ब्रॉड हो गया है, इसका स्कोप इतना बढ़ गया है कि सारे लोग डबल एंट्री सिस्टम को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अब ये यूनिवर्सल हो गया। कैसा हो गया? यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो सारे लोग इसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी एटसेट्रा। तो सारे ही लोग इसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम। कन्वेंशनल मतलब हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकाबिलिटी। किस पे बेस्ड करता है? प्रैक्टिकाबिलिटी, मतलब प्रैक्टिकलिटी के लिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एवरी कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। कॉमन एग्रीमेंट मतलब यहां पर हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसा होगा, है ना, हमने क्या कॉमनली एग्री किया है, उसके ऊपर बेस्ड करता है। However, there is no clear information of rules between concepts and convention. तो कंसेप्ट के ऊपर और कन्वेंशन के ऊपर ऐसा कोई क्लियर रूल नहीं है। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग। तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो कैसा अकाउंटिंग है? कन्वेंशनल अकाउंटिंग है। दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हमने देखा ना, बही खाता और किर्ड, उसके अंदर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते नहीं है। इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा सिस्टम है, इनकम्प्लीट सिस्टम है, बराबर है। तो यहां पर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में दिया गया है, कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में दिया गया है, हालांकि आपको सीखना है मॉडर्न सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यहां पर देखो, अभी अभी हमने जो रिवीजन में फिनिश किया, कुछ उसी तरीके से आपको पूरा चार्ट बना करके दे दिया गया है, जिसको हम लोग ने बेसिकली 2 अकाउंट में ट्रांसफर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, राइट। फर्स्ट इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट को छोड़ दे तो बाकी सब क्या हो जाता है? इम्पर्सनल। क्या हो जाता है? इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल को अगेन 2 पार्ट में सब डिवाइड किया गया, रियल एंड नॉमिनल। रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो देखो, पर्सनल अकाउंट को नेचुरल पर्सनल, देन आर्टिफिशियल पर्सनल, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, उसके कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली रियल अकाउंट जो है उसको टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में शिफ्ट किया गया। तो ये अगर आपको देखना है तो आपको टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट समझना पड़ेगा। ऐसे असेट जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, देख सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल, लाइक कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, ये सारी चीजें। और ऐसे असेट जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है? ये सब है इंटेंजिबल रियल अकाउंट,
ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स। किसकी बात करें? एसेट की बात करें। और जहां तक बात आती है नॉमिनल अकाउंट की, तो उसमें हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसमें, और दूसरा इनकम और गेन्स इसमें हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्सनल अकाउंट का एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया है, फिर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये आपको समझने वाली बात है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, अगर कोई अकाउंट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। ठीक है, तो आप बात को समझो यहां पर। ये पर्टिकुलर आपको पेज दिखाई दे रहा होगा अभी। ठीक है, तो यहां पर इफ आई ड्रॉ एन अकाउंट, अगर ये एक ऐसा अकाउंट बनता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगेन आई विल टेक, ओके। तो इस तरफ का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज डेबिट पार्ट। और ये साइड का जो पार्ट है, इसे क्या बोला जाएगा? क्रेडिट पार्ट। ठीक है, तो इसे दर्शाते कैसे हैं? इस डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डी आर, और क्रेडिट को लिखते हैं सी आर। ठीक है, अकाउंट्स में क्या होता है, आप अकाउंट्स में कॉलम्स बनाते हैं, जस्ट लाइक कोई डेट का कॉलम होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, और लास्ट में अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप डेबिट और क्रेडिट में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा हमने अभी डेबिट में बनाया, वैसा कहां बनेगा? क्रेडिट साइड में बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? वी विल राइट डेट, सेम थिंग, देन पर्टिकुलर, एंड अमाउंट। अमाउंट को AMT ऐसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। गेटिंग इट एवरीवन? अभी इसके अंदर कैसा हो जाता है, सपोज आज की तारीख में है ना, टुडे इज व्हाट, 17 अगस्त 2020, मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो सपोज ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है, बराबर है। तो अगर मुझे कहीं से कैश मिला, सपोज मिस्टर सुधीर पेड 5,000 रुपीज, उसने 5,000 पे किया, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू सुधीर अकाउंट, उसका अकाउंट यहां पर आ जाएगा 5,000। तो इस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस वन, ये क्या है? डेबिट। मतलब ये जो हाफ पार्ट है, इसे, इतने पार्ट को डेबिट कंसीडर किया जाता है। गेटिंग इट एवरीवन? और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, दिस पार्ट विल बी नोन एज क्रेडिट पार्ट।
ओके। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बता दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, जो अकाउंट अभी अभी हमने देखा उसका जो लेफ्ट साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और जो राइट साइड होता है अकाउंट का उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। ओके, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, आप उसे याद कर लीजिए। आगे फिर हमें रूल्स दिए हुए हैं, ये रूल्स ऑलरेडी हमने अभी रिवीजन में कर लिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको करना है हमारे सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, टू एस्पेक्ट, राइट, टू एस्पेक्ट, टू अकाउंट एंड क्लासिफाई द अकाउंट। तो पहला क्या दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000। कमेंस्ड मतलब स्टार्ट किया, इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। 20,000 रुपए लगा करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर बता दिया टू एस्पेक्ट, इसमें दो एस्पेक्ट कौन से हैं। तो यहां पर आप ऐसा समझिए, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा यहां पर एंटिटी कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। और एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, यस और नो। तो यहां पर ये जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज पे, तो कैश आया या कैश गया। तो यहां पर मैंने बताया एंटिटी कंसेप्ट है, कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000, बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आता है, आप किसके बुक में लिख रहे हो, आप प्रोप्राइटर के बुक में लिख रहे हो या आप बिजनेस के बुक में लिख रहे हो। तो यहां पर हमारा एजम्पशन है वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बुक में लिखते हैं। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग पैसा आया या गया, बिजनेस में बोलो पैसा आया या गया, बिजनेस में पैसा आया, किसने दिया, प्रोप्राइटर ने दिया। तो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट देखो, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन किसने दिया, प्रोप्राइटर इज गिवर, एस्पेक्ट नंबर 2। गेटिंग इट एवरीवन, कैश कम्स इन, बिजनेस में पैसा आया, किसने दिया, प्रोप्राइटर ने। अब ये हमने देखा टू एस्पेक्ट। अब देखो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कौन सा आ जाएगा, तो यहां पर कैश कम्स इन और दूसरा है बिजनेस प्रोप्राइटर इज गिवर, है ना। तो अकाउंट कौन सा आ गया, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। गेटिंग इट, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, कैश अकाउंट कहां जाएगा, रियल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, बोलो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो दो अकाउंट था उसको ट्रांसफर कर किया गया, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, क्लासिफाई हो रहा है। तो पहले हमने ढूंढा टू एस्पेक्ट कौन से हैं, फिर हमने देखा दो अकाउंट कौन से हैं, और फिर हमने उसे क्या किया, क्लासिफाई किया। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय 10,000। अजय से गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे किया, राइट। तो यहां पर परचेसेस अकाउंट और अजय का अकाउंट, ये दो पर्टिकुलर अकाउंट आता है। तो इसके एस्पेक्ट को कैसे देखेंगे, तो देखो पहला आपको क्या देखना है, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, परचेस आपके लिए क्या एक्सपेंस है, एंड अजय इज गिवर, अजय कौन है, गिवर है, बराबर है। ये हो गया टू एस्पेक्ट। अब दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा परचेसेस और दूसरा हो जाएगा अजय। अब परचेसेस एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट, नॉमिनल, और अजय पर्सन है तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल, है ना। तो देखो यहां पर लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, परचेसेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और अजय कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। यस एवरीवन, अभी समझ में आ रहा है कैसे किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को
हम लोग पहले टू एस्पेक्ट में पुट करते हैं, फिर उसके दो अकाउंट्स देखते हैं और लास्ट में उसको क्लासिफाई करते हैं. यस. थर्ड वन, कैश सेल्स ₹7,000. कैश सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब गुड्स गया कैश आया, गुड्स गया कैश आया. ठीक है ना, उसके हम क्या बोलते हैं, कैश सेल्स. अभी कैश सेल्स में दो एस्पेक्ट कौन से हैं, कैश आया तो देखो लिखा है, क्या लिखा है, कैश कम्स इन. ठीक है ना, और सेल्स क्या है, सेल्स इज एन इनकम. तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक अकाउंट हो गया कैश, दूसरा हो गया सेल्स. चेक इट हियर, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. अभी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. और सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना. तो देखो यहां पर कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, sales account is a nominal account. Getting it everyone? Two aspect, two account and classification. Number 4, received commission ₹500. 500 rupees commission मिला received, है ना. मिला मतलब कैश आया होगा. तो एक एस्पेक्ट क्या है, कैश रिसीव्ड, कैश कम्स इन. और दूसरा क्या है, कमीशन रिसीव्ड. ये देखो कैश कम्स इन, और दूसरा क्या है, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. कमीशन क्या है, वो इनकम है, क्योंकि मिल रहा है इसलिए क्या है, इनकम है. तो इसमें दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, एक कैश दूसरा कमीशन, कैश एंड कमीशन. अभी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, और कमीशन अकाउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. लास्ट वन, पेड रेंट, रेंट पे किया. अभी रेंट पे किया तो कैश गया, और रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो वही हमको लिखना है, रेंट इज एन एक्सपेंस. देखो रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, कैश जा रहा है. तो रेंट का एक अकाउंट आ जाएगा और दूसरा कैश का अकाउंट आ जाएगा. ठीक है. और इसको रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट, और कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, रियल अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर देंगे. तो इस तरीके से ये जो 5 एंट्रीज हमारे सामने थी, या हम बोल सकते हैं 5 ट्रांजेक्शन हमारे सामने थे, इसका हमने देखा टू एस्पेक्ट कैसा सर्च करते हैं, कैसे टू अकाउंट्स को सर्च किया जाता है, और कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट्स में. यस एवरीवन. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. हो सकता है अभी अभी आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो कि सर ये 100% माइंड में सेट नहीं हो रहा है, तो इट विल टेक टाइम. जब हम लोग 7 to 8 क्वेश्चंस कर लेंगे, सो यू विल बी हैबिचुएट कि इसको कैसे सर्च करते हैं फटाफट. ठीक है. गेटिंग इट एवरीवन? So here we have completed with question number 1, और we can say illustration, एक एग्जांपल हमने ले लिया, और इसी के बेस्ड पे चैप्टर नंबर 2 में हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे जिसका हमको आंसर करना है. जैसा इन्होंने अभी टेबल रिप्रेजेंटेशन में आंसर दिया है, कुछ ऐसे ही आंसर हमें भी प्रिपेयर करना रहेगा. ठीक है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. इसका प्रैक्टिस कीजिए. तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा. मिलते हैं अगले एपिसोड में.